नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का WOP के इस चैनल डॉक्टर वी शर्मा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आपके सामने उपस्थित है डॉक्टर विनी शर्मा। प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियोस में हमने विभिन्न उपागम में नव उदारवादी उपागम हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने विल्सन का आदर्शवाद पढ़ा, प्रमुख उदारवादी विचारक, पारंपरिक उदारवादी विचारकों के बारे में हमने पढ़ा और नव उदारवाद के बारे में हमने जाना, और कोहेन और नाइक का परस्पर निर्भरता सिद्धांत क्या कहता है उसके बारे में जाना। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की क्या भूमिका होती है, और पैबंद और गांठे क्या होते हैं, एजेंडा निर्धारण क्या होता है, सहलग्नता की नीति क्या होती है, इन सभी के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की थी। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, हम खेल सिद्धांत की चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें दो खेल सिद्धांत अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। एक है चिकन गेम और दूसरा है प्रिजनर्स डायलामा गेम। और उसके बाद नव मार्क्सवादियों ने क्या निष्कर्ष दिए और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की क्या आवश्यकता है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, प्रस्तावना में हम देखते हैं कि जॉन वॉन न्यूमैन है जिन्होंने खेल सिद्धांत को अस्तित्व में लेकर आए और उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्लेषण किया। तो प्रिय विद्यार्थियों, खेल सिद्धांत किसका था? जॉन वॉन न्यूमैन का था, या आपको स्मरण में रखना है। उन्होंने अपनी पुस्तक थियरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर लिखी और उसमें समझाया कि खेलों से किस प्रकार से हम अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को समझ सकते हैं। हर खिलाड़ी को प्रतिपक्ष खिलाड़ियों की संभावित चालों का अनुमान लगाना पड़ता है, जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक राज्य दूसरे राज्य की चालों का अनुमान लगाता है, उसी के अनुरूप अपनी चालें तय करनी पड़ती है। यहाँ हम दो सिद्धांतों का विश्लेषण करेंगे जिनका नव उदारवादियों ने उपयोग किया है। तो पहला जो गेम आता है विद्यार्थियों, वह आता है चिकन गेम। चिकन गेम से क्या अभिप्राय है? चिकन गेम को चूजा गेम भी कहते हैं, चूजा खेल भी कहते हैं। इस खेल में क्या होता है विद्यार्थियों, एक ही सड़क पर, हाईवे पर दो मोटरसाइकिल या मोटर कार जो हैं वो एक दूसरे के सामने बड़ी ही तेज स्पीड से चलती आ रही हैं, विपरीत दिशाओं में। सड़क के बीचों बीच दो विपरीत दिशाओं में चली आ रही हैं दो मोटर कार। यदि वह इसी तरह से चलती रही तो उनका टकराना निश्चित है। आपने देखा होगा प्रिय विद्यार्थियों, हाईवे पर फुल स्पीड से दो गाड़ियां अगर चलती हैं और अगर वे सीधे आमने सामने आती हैं तो निश्चित ही उनका एक्सीडेंट होना या उनका टकराना निश्चित ही होता है। अगर वे एक दूसरे को साइड नहीं देती हैं तो वो निश्चित रूप से टकराएंगी और उनकी दुर्घटना हो जाएगी। टक्कर या मुठभेड़ में दोनों चालकों की जान जा सकती है, परंतु इनमें से यदि एक चालक किनारे पर रुककर दूसरे को आगे जाने का रास्ता दे दे तो संभावित है कि टक्कर को रोका जा सकता है। दोनों ही चालकों के सामने समस्या यह है कि ऐसा करने से उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, उसके ईगो को ठेस पहुंचती है। दूसरे को रास्ता देने वाले चालक के बारे में यह कहा जा सकता है कि वह बुज़दिल है और खतरों से डरता है। अगर किसी एक कार चालक ने उसे रास्ता दे दिया और वह साइड में रुक कर के दूसरी गाड़ी को जाने के लिए उसने जगह दे दी तो उसे बुज़दिल कहा जाता है और उसे डरपोक कहा जाता है। परंतु बुद्धिमान व्यक्ति वही होगा जो ऐसी नीति का अनुसरण करे जिससे उसके हितों की रक्षा हो सके, उसकी जान बच सके, उसकी जान भी बच सके और दूसरे यात्री की जान भी बच सके। उसकी बुद्धिमत्ता से यदि दूसरे चालक को भी फायदा पहुंच जाता है तो इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चिकन गेम के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया गया है कि कोई भी राष्ट्र अपनी प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने देना चाहता, फिर भी वह ऐसी नीति का अनुसरण कर सकता है जिससे उसके व उसके प्रतिद्वंदी राष्ट्र के हितों की रक्षा हो सके। नव उदारवादियों की यह मान्यता है कि आखिरकार एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था प्रकट होगी जिससे सभी राष्ट्रों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने क्या यह जाना कि चिकन गेम हमें क्या सिखाने का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रों को क्या सिखाने का प्रयास कर रहा है? वह यह प्रयास कर रहा है कि किसी एक मुद्दे को लेकर के अगर कोई दो राष्ट्रों में आपस में तनातनी होती है तो तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए हमें क्या करना होगा, हमें
एक को शांत रह करके दूसरे को मौका देना चाहिए अपने राष्ट्रीय हितों को बचाने के लिए, उसे सहेजने के लिए दूसरों को मौका देना चाहिए, जिससे कि दूसरे के राष्ट्रीय हित भी बने रह सके। दूसरा गेम आता है प्रिय विद्यार्थियों, प्रिजनर्स डायलामा गेम। प्रिजनर्स डायलामा गेम इस प्रकार का गेम है जिसे कैदी की दुविधा कहा जाता है। हत्या के आरोप में यदि बंदी बनाए गए दो लोगों को अलग अलग कमरों में रखा जाता है, वे दोनों आपस में कोई बात नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई दो राष्ट्र कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई दो राष्ट्रों को आपस में मिलने नहीं दिया जाए, बातचीत करने नहीं दिया जाए, वार्ता का कोई मौका नहीं दिया जाए, तो वो किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझौता कर सकते हैं, सहयोग प्रदान कर सकते हैं, समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं, यह उनके मन में दुविधा बनी रहती है। इसी संबंध में ये प्रिजनर्स डायलामा गेम बताया गया है। यह पता लगाने के लिए कि उन दोनों में से जो भी अपना अपराध कबूल कर लेगा, उसे मुक्त कर लेते हैं तो दोनों का दंड तो मिलेगा पर थोड़ी हल्की सजा दी जाएगी। यदि दोनों में से कोई भी अपना अपराध स्वीकार नहीं करता तो सबूत के अभाव में दोनों को ही मुक्त कर दिया जाएगा। बंदियों के समक्ष दुविधा यह रहती है कि उन्हें आपस में एक दूसरे से मिलने या बात करने की इजाजत नहीं है, इसलिए वे एक दूसरे के इरादों को नहीं जान पाते, इरादों से अवगत नहीं हो पाते। यह संभव है कि मुक्त हो जाने की जहां में उनमें से एक जुर्म को कबूल कर ले, पर यदि एक बंदी अपने हितों की बात सोचता है तो दूसरा बंदी भी वैसी ही बात क्यों नहीं सोचेगा, वह भी यही बात सोचेगा कि मैं भी अपना जुर्म कबूल कर लूं। इसलिए इस बात की अच्छी संभावना है कि वे दोनों ही उस अपराध को कबूल कर लें और ऐसी स्थिति में दोनों को दंड मिलेगा। स्पष्ट है कि दोनों बंदियों के हित में यही है कि वे पुलिस अधिकारी से यह कहें कि उन्होंने अपराध नहीं किया है, सच्चाई को वह स्वीकार कर लें। नव उदारवादियों ने क्या निष्कर्ष निकाला है? उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि आपसी संपर्क के अभाव में राष्ट्रों के समक्ष भी इसी तरह की दुविधा रहती है। मतलब आपस में अगर राष्ट्रों में आपस में किसी प्रकार की वार्ता नहीं है, संवाद नहीं है, तो यह दुविधा हर संभवतः बनी ही रहेगी। हर राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से आशंकित रहेगा, भयभीत रहेगा और वह डरता रहेगा। दूसरा राष्ट्र उसके बारे में क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता है, वह जान ही नहीं पाएगा। वह उसके साथ तर्कसंगत बर्ताव कर ही नहीं पाएगा और उसे वह नुकसान ही पहुंचाएगा। नव उदारवादियों की मान्यता है कि राष्ट्र का हित इसी में है कि वे पारस्परिक संपर्क बनाए रखें, समझौतावादी नीति अपनाएं, आपसी सहयोग के लिए तैयार रहें, एक दूसरे के साथ वार्ता करें, संवाद करें, तभी जाकर के आपस में समझौता हो सकता है, वार्ताएं हो सकती हैं, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित हो सकता है। दो क्षेत्र ऐसे हैं, आर्थिक व सुरक्षा व्यवस्था, जिनमें पारस्परिक सहयोग से ही सभी राष्ट्रों को फायदा पहुंचेगा, ऐसा नव उदारवादी कहते हैं। यह सही है कि सभी राष्ट्र संप्रभुता संपन्न हैं और अपने हितों के अनुरूप फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं, पर उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि वे जो भी फैसला करेंगे उसका अन्य राष्ट्रों पर अवश्य प्रभाव पड़ेगा। इसलिए खुद के राष्ट्रीय हितों को ऊपर रखते हुए दूसरे के राष्ट्रीय हितों को भी हमें महत्व देनी आवश्यक होती है। नव उदारवादियों का यह दावा है कि खेल सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हम अपनी विदेश नीति को तर्कसंगत तरीके से बनाएं और हर राष्ट्र को चाहिए कि वे हथियारों की दौड़ और सशस्त्र संघर्ष से स्वयं को बचे, अर्थात अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए दूसरे के राष्ट्रीय हितों को भी हमें सर्वोपरि रखना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में हम पिछले बहुत से वीडियो में हम पढ़ते आ रहे हैं। अब इसमें यह जानने का हम प्रयास करते हैं कि हमें वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता है क्यों, हमें क्यों चाहिए। नव उदारवादी कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर बहुत बल दिया उन्होंने, क्योंकि यह विचार विनिमय की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। विचार विनिमय मतलब विचारों का आदान प्रदान करना। एक हमें ऐसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रों को एक इस प्रकार का मंच मिल जाता है जिसमें एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ संवाद कर सकता है, वार्ता कर सकता है और इसके बारे में जानकारियां हासिल कर सकता है। इसके माध्यम से राजनेताओं को यह मौका मिलता है कि वे एक दूसरे को अपने दृष्टिकोण से परिचित करा सकें। कैदी की दुविधा वाले खेल का सार यही है कि जब राष्ट्रों का आपसी संपर्क टूट जाता है तो उन्हें ये पता ही नहीं चलता है कि उनके पड़ोसी या प्रतिद्वंदी राष्ट्रों की मंशा क्या है, वो क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, उसके बारे में उसको आभास ही नहीं होता है। इसलिए बातचीत के माध्यम से खुले छोड़ दिए जाने चाहिए। उदारवादियों ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में संगठनों के 3 लाभ बताए हैं। क्या लाभ बताए हैं प्रिय विद्यार्थियों? पहला लाभ उन्होंने बताया विचार विनिमय, विचारों का आदान प्रदान।
जिसमें पारदर्शिता होती है, धोखेबाजी की संभावना समाप्त हो जाती है। राजनेताओं को यह मौका मिलता है कि वे उन षड्यंत्रकारियों की कलई खोलें जो दुरंगी धोखेबाजी से राष्ट्रों के बीच गलतफहमियां पैदा करते हैं। ये जानने का मौका मिलता है कि एक राष्ट्र ने अन्य राष्ट्रों के साथ मिलकर जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते किए हैं उनका अनुपालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। इन सब के बारे में जानकारी मिल जाती है। स्वास्थ्य, पर्यावरण, सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़ी समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से ही सुलझाया जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं, कई रोगों ने बीमारियों का रूप ग्रहण कर लिया है। कई देशों में खाद्यान्न का संकट बना हुआ है। गर्म होती धरती के खतरे से हम सभी परिचित हैं। इसकी काली छाया उन पशु पक्षियों वनस्पतियों पर पड़ रही है जो समूची सृष्टि के लिए जरूरी है। इस समस्याओं के समाधान के लिए काफी संसाधन चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा ही उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वैश्विक HIV/AIDS, विश्व बैंक, स्वास्थ्य फंड, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे संगठनों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण बनती जा रही है। प्रिय विद्यार्थियों, इसको हम वर्तमान परिस्थितियों में कोविड-19 की इन दुर्गम परिस्थितियों में भी हम इसको महसूस कर सकते हैं कि कोविड-19 की दुर्गम परिस्थितियों से निजात पाने के लिए कोई एक राष्ट्र ही इसका समाधान नहीं खोज सकता है। इसका समाधान खोजने के लिए हमें एक अंतर्राष्ट्रीय मंच की आवश्यकता होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने इस वीडियो में खेल सिद्धांत के बारे में जानने का प्रयास किया, जिसमें चिकन गेम और प्रिजनर्स डायलामा गेम और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता क्यों है, हमें क्यों चाहिए, उसके बारे में भी हमने जानने का प्रयास किया। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को इन मुख्य बिंदुओं के आधार पर हमने कुछ प्रश्न निकाले हैं जो इस प्रकार से हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में खेल सिद्धांत से क्या अभिप्राय है? खेल सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक कौन है? थियरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर पुस्तक किसकी है? चिकन गेम से क्या अभिप्राय है? प्रिजनर्स डायलामा गेम क्या है? खेल सिद्धांत में नवोदारवादियों के विचार लिखने हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत को अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों है? प्लीज विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को बार बार सुनिए और इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। कहीं पर किसी प्रकार की रुकावट आती है, डाउट होता है, तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है।